अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो है वो क्रैमर रूल डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है ये एक मेथड जो है वो क्रैमर रूल ये भी यूज़ किया जाता है। इसमें भी हम डिटर्मिनेंट्स को जो है वो यूज़ करेंगे और फिर जो हम सिस्टम जो है लीनियर इक्वेशंस का उसका सलूशन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देख लेते हैं कि क्रैमर रूल होता क्या है। क्रैमर रूल इज़ अ मेथड फॉर सॉल्विंग linear or simultaneous equations. It makes use of determinant and so as knowledge of these is necessary before proceeding. जैसे कि हमारे पास जो है क्रैमर रूल ये मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स का नॉलेज हमें पहले होना चाहिए, तभी हम क्रैमर रूल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रैमर रूल जो है वो रिलाइज़ करता है, डिपेंड करता है किस पे, डिटर्मिनेंट्स पे। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हम जो है वो पहले सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आप प्लेलिस्ट में जाके लीनियर अलजेब्रा की बाकी जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं और उनको देख सकते हैं। अब जो है हम मूव करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना होगा, you can use determinant to solve a system of linear equation. You use the coefficient matrix of the linear system. जैसे कि हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो लीनियर सिस्टम का बनाना सीखा था। ये मेरे पास एक टू लीनियर इक्वेशंस हैं और टू वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स और वाई आ रहे हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम जो है वो ए का नाम देते हैं, कैपिटल ए का। इसमें एक्स वाई के जो है वो कोफिशिएंट्स होते हैं और इसकी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं, और इसकी सेकंड रो में हमारे पास सेकंड इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं वो सी और डी वो हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो ले लिया। अब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या होगा। 2x2 में हमने डिटर्मिनेंट देखा था कि मेन डायगोनल की इंट्रीज़ को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देते थे, माइनस ऑफ डायगोनल की इंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देते थे हम। तो ये हमारे पास 2x2 में डिटर्मिनेंट का फार्मूला बना है जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये, इसका हम जो है वो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। देन द सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अगर हमारे पास जो है इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो ना हो तो फिर हमारे पास सिस्टम का जो है वो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, जो कि हमारे पास कौन सा केस बनेगा, यूनिक सोल्यूशन वाला केस। जैसा कि हम पहले ही सोल्यूशन के 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं कि 3 केसेस एग्जिस्ट करते हैं। एक में हमारे पास सोल्यूशन जो है वो यूनिक होता है, यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते हैं। और थर्ड केस हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास कोई भी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर इस सिस्टम का जो है हमारे पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और इसमें सोल्यूशन इसके सोल्यूशन से एक्चुअली क्या मीन है कि ये जो अननोन वेरिएबल एक्स और वाई है इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू क्रैमर रूल से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ई और एफ, इससे जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं बी मैट्रिक्स का। और यहाँ पर ये बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ई और एफ के। ठीक है, जो इक्वेशन से हमारे पास दूसरी साइड पे जो दो कांस्टेंट टर्म्स आ रही होती है उनको हम ई और एफ हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अब क्रैमर रूल क्या करता है, क्रैमर रूल हमारे पास ये करेगा कि जब हमने एक्स, हमारे पास फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है ना, जब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये जो हमारे पास था इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने रिप्लेस कर देना है इस बी वाले मैट्रिक्स से। फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या था, ए और सी था, इसकी प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया, ई और एफ। ये हमारे पास ई और एफ आ गया। तो ये हमने एक्स की जब वैल्यू फाइंड करनी है तब हमने ये काम करना है और इसको ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। अब जब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तब भी हमने डिवाइड तो ए डिटर्मिनेंट से ही करना है, लेकिन अब वाई हमारे पास सेकेंड वाला वेरिएबल है तो जो सेकेंड कॉलम है उसको हमने रिप्लेस कर देना है इस बी वाले मैट्रिक्स से। तो सेकंड कॉलम में हमारे पास बी एंड डी आ रहा है, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बी और डी की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एंड एफ आ जाएगा। और उसको डिवाइड जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ही करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक्स और वाई की हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसका हमने वो देख लिया फार्मूला जो, जिससे हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो ईजीली
फाइंड कर सकते हैं। इसकी सारी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करके और ये दोनों डिटर्मिनेंट्स फाइंड करके हम इजीली जो है इसका सलूशन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो हमने प्रोसेस किया है इसको ज़रा हम वर्डिंग में एक्सप्रेस किया है की पॉइंट्स की फॉर्म में, तो ये हम देख लेते हैं। जो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में ये हमारे पास न्यूमिनेटर है और ये वाली टर्म जो है हमारे पास एज अ डिनोमिनेटर है। तो पहले हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के जो है वो कोफिशिएंट उसका हम जो है वो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, और x इन द फर्स्ट कॉलम एंड y इन द सेकंड कॉलम। जो हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट कॉलम में ये जो दोनों कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ये हमारे पास x के कोफिशिएंट है, और इसके सेकंड कॉलम में जो दोनों कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ये हैं y के कोफिशिएंट। अब डिनोमिनेटर की तो बात हमने डिस्कस कर ली कि डिनोमिनेटर में जो है वो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, जिसमें हमारे पास हमने x और y के कोफिशिएंट्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट किए हैं। अब जो न्यूमिनेटर है इज़ द सेम एज द डिनोमिनेटर विद द कांस्टेंट रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल फॉर विच यू आर सॉल्विंग। जिसके लिए आप जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमने कांस्टेंट रिप्लेसमेंट कर दी फर्स्ट वाले कॉलम की जो कि x के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर हम जब y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो हमने कांस्टेंट रिप्लेसमेंट कर दी सेकंड वाले कॉलम जो कि y वाली वैल्यूज़ को जो कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया, और फिर इसका जो है वो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसको हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से कि कैसे ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स में हमने ये सिस्टम कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है ए की, वो मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 8 और 2 जो है ये x के कोफिशिएंट है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गया। उसके बाद जो है हमारे पास y के कोफिशिएंट 5 एंड -4 है, तो ये 5 एंड -4 ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन गया। अब इसका हमने जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -42। अब हमने उसके बाद क्या काम करना होता है, हमने करना है कि जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर जब x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है कि जो ये फर्स्ट वाले कॉलम था इसको हमने इन कांस्टेंट टर्म्स के साथ रिप्लेस कर देना है। 8 और 2 को हमने 2 और -10 से रिप्लेस कर दिया, और फिर जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तब हमने ये 5 और -4 जो सेकंड कॉलम y को रिप्रेजेंट कर रहा था इसको हमने 2 और 10 से जो है वो रिप्लेस कर लिया। अब इनका भी जो है हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई -1 और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 2। आप इन वैल्यूज़ को वेरीफाई करके देख लें और इसका डिटर्मिनेंट भी खुद से जो है वो डिटेल में सॉल्व करके देखिए कि वाकई ये जो है वो सोल्यूशन बन रहा है कि नहीं। तो फाइनली हमारे पास जो x, y की क्या वैल्यू आ गई है वो आ गई है -1, 2। ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ गया है जो इस सिस्टम का था हमारे पास। अब हम जो है वो कुछ और देख लेते हैं। अप्लाइंग क्रैमर रूल्स ऑन द सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस। अब हमने एक और सिस्टम जो है वो कंसीडर कर लिया है इक्वेशंस का, इस पे भी हम जो है वो क्रैमर रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हमने इसको ज़रा जिसको हम जो ये रिप्लेसमेंट कर रहे थे उसको हमने dx का नाम दे दिया। मतलब जब x के कोरिस्पॉन्डिंग वाला कॉलम जो है वो कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस होगा तो ये dx है, और जब y का कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस होगा तो इसको हम dy का नाम देंगे। यहाँ पर हम इसको जो है वो क्लियरली देख भी सकते हैं। ये जो पिंक शेड में हमने 2 इक्वेशंस लिख दी इन जनरल। पहले हमने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसको हमने डी का नाम दे दिया है, ठीक है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को तो हम ए का नाम देते हैं लेकिन इसके डिटर्मिनेंट को हमने क्या कह दिया, कैपिटल डी का नाम दे दिया। और जिसमें हमने एक्स मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं उसको हमने डी एक्स कह दिया, और जब हम सेकंड वाले कॉलम में वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं हमने इसको कह दिया डी वाई। तो हमने क्या कहा कि ये सोल्यूशन जो है एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स किसके इक्वल होगा, डी एक्स ओवर डी, और y किसके फिर इक्वल होगा dy ओवर d। अब हमने 3 वैल्यूज़ जो है वो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो उसके बाद हमें x और y की वैल्यूज़ जो है वो इजीली मिल जाएंगी। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये d वाला है ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का था। फिर हमने dx फाइंड कर लिया और dy भी फाइंड कर लिया जैसे कि अभी हमने डिफ़ाइन किया था यहाँ।
और फिर इनको फाइंड करने के बाद फिर हमने एक्स और वाई में जो है वो एक्स हमारे पास डी एक्स ओवर डी और वाई जो है वो डी वाई ओवर डी है, इसकी वैल्यूज़ पुट की तो फाइनली हमारे पास जो है वो -2 और 4 जो है इस सिस्टम का जो है वो सोल्यूशन आ गया। आप ये सारी वैल्यूज़ और कैलकुलेशंस करके इनको वेरीफाई करके देख लें कि यही सोल्यूशन बन रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट हमने जो है वो 3x3 का जो है वो कंसीडर कर लिया है। अब डिटर्मिनेंट जो है वो 3x3 वाले मैट्रिसेस में हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मैंने उसका पहले उसका मेथड जो है वो एलेबोरेट कर दिया है। उसके बाद एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि -23 आया। अब हमने क्रैमर रूल में हमें क्या करना होता है कि मैंने इन जनरल अब इसको जो 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स इसमें ले रहे हैं x1 x2 एंड x3 और इसको इन जनरल जो है वो मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा क्रैमर रूल, हमारे पास कैसे एक्सप्रेस हम करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसको हम जो है वो कैपिटल A का नाम देते हैं। ये हमारे पास x वाला मैट्रिक्स आ गया है और ये हमारे पास जो है वो B वाला मैट्रिक्स है। अब हमने प्रोसेस वही है जैसे हम पहले कर रहे थे कि हमने जो है वो D फाइंड करना है। सबसे पहले D जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल D जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमने dx फाइंड करना है। dx में हमारे पास क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये इस B से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर dy फाइंड करना है। dy में हमारे पास क्या होगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो B से रिप्लेस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक्चुअली dx1 है और dx2 और dx3 3 वेरिएबल्स जो है वो x1 x2 x3 हैं। तो dx1 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम को जो है वो B से रिप्लेस कर दें, फिर dx2 में सेकंड कॉलम को और dx3 के लिए फिर हम थर्ड कॉलम को जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x1 की, x2 की और x3 की। x1 हमारे पास d1 ओवर d के इक्वल होगा, x2 d2 ओवर d और x3 जो है वो d3 ओवर d के इक्वल होगा। d1 हमारे पास x1 के कोरिस्पॉन्डिंग है, d2 x2 के और d3 x3 के। तो ये अब हम फार्मूला यूज़ करके जो है वो ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर एलेबोरेट भी कर दिया है कि हमारे पास d1 में क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो रहा है, d2 में हमारे पास सेकंड कॉलम रिप्लेस हो रहा है और d3 में हमारे पास थर्ड वाला कॉलम जो है वो रिप्लेस हो रहा है। अब ये एक सिस्टम मैंने कंसीडर कर लिया, इसमें बस 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हम जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने बना लिया। उसके बाद जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। ये मेरे पास मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपने इसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने जो है वो इसको लिखना है। फिर d1 फाइंड किया। d1 में हमें क्या किया कि फ़र्स्ट वाला कॉलम जो है वो रिप्लेस करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। फिर d2 भी अपने इसकी वैल्यू भी वेरीफाई करनी है। इसमें सेकंड वाले कॉलम को हमने रिप्लेस करेंगे और फिर इसके बाद थर्ड वाले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करके ये तीनों जो है हमने डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड कर लिए। अब d की वैल्यू जो आई थी उसको तो हमने 1 बाय 1 जो है वो d1 d2 और d3 से डिवाइड करना है। तो x1 x2 और x3 की हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 2 -3 एंड 4 जो है वो आ गई। तो इट मीन्स इस सिस्टम का जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ गया है, हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना चाहें तो फिर ये हमारे पास बनेगा x1 x2 और x3। इसका जो सोल्यूशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 -3 एंड 4। ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ रहा है इस सिस्टम का, ठीक है। अब हम जो है वो अगेन 3 इक्वेशंस और 3 हमने वेरिएबल वहाँ पर जब हमने x1 x2 और x3 ले लिए थे। अब हम x y और z की फॉर्म में भी अगर हमने इक्वेशंस लिखी और यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को हमने नेम दे दिए हैं a1 b1 c1 और जो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड है उसके लिए कैपिटल C1 कैपिटल C2 और कैपिटल C3 जो है हमने यूज़ कर लिया है। तो इस फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशंस की वन हो तो इसमें हमारे पास क्रैमर रूल जो है वो उसका क्या फार्मूला बनेगा। इसमें अगेन वही है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वही कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो हैं वो उनका डिटर्मिनेंट आ रहा है। न्यूमिनेटर में हमारे पास फर्स्ट वाला एक्स फाइंड करने के लिए पहले को हमने कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट कॉलम को, सेकंड में सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया एक्स वाई के लिए और जी के लिए हमने क्या कर दिया थर्ड वाले कॉलम को जो है वो फिर हमने रिप्लेस कर दिया।
तो ये एक और एग्जांपल जो है ये सॉल्व किया है, इसको भी आप देख लें। यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेंट्स दोनों के मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन आपने इनको कंप्लीट सॉल्व करके हर स्टेप को जो है वो एलेबोरेट करके फिर आपने जो है वो इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि वाकई ये रिज़ल्ट आपके आ रहे हैं या नहीं। यहाँ से y की वैल्यू भी जो है वो लिख दी है, y की वैल्यू यहाँ से -3 आ रही है और g की वैल्यू 0 आ रही है। तो फाइनली जो है वो हमारे पास इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास 1 -3 एंड 0 आ गया। अब हमें क्रैमर रूल से जो फाइनली रिज़ल्ट मिला है उस रिज़ल्ट को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉट ऑल सिस्टम हैव अ डेफिनेट सोल्यूशन। हर सिस्टम का जो है वो डेफिनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज़ को हम पहले गॉस जॉर्डन से भी देख चुके हैं कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये भी हमने देखा था कि कुछ सिस्टम ऐसे ही आ जाते हैं जिनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि हर सिस्टम का डेफिनेट सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। अभी जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की इसमें हमारे पास जो है वो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी रीज़न क्या है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे कि क्रैमर रूल यूज़ करके जो है वो हम लोग उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से जो है वो डिवाइड करना पड़ता है। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ही 0 आ रहा है तो वो तो हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर हम उसका जो है वो सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब व्हेन द सोल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड वन ऑफ द टू कंडीशन एग्जिस्ट। अब इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी अगर सोल्यूशन जो है हमारे पास डिटरमाइंड नहीं हो रहा। मीन्स जब जिस केस में डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो फिर उसमें दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि द प्लेन ग्राफ्ड बाय ईच इक्वेशन आर पैरेलल एंड देयर आर नो सोल्यूशन। एक्चुअली अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इक्वेशंस का, तो अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में कोई इक्वेशंस आ जाए कि एक इक्वेशन की हमारे पास ये ग्राफ में ये लाइन बन रही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। और सेकंड जो हमने इक्वेशन कंसीडर की उसका कुछ इस तरह से जो है वो इस तरह की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और सोल्यूशन एक्चुअली ऐसा पॉइंट होता है जिसपे दो इक्वेशंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हों। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो इसका फिर कोई भी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरा जो केस है वो हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन, द थ्री प्लेन्स शेयर वन लाइन लाइक 3 पेजेस ऑफ अ बुक शेयर द सेम स्पाइन और रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, इन विच केस देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब नेक्स्ट केस हमारे पास ये बन सकता है कि दोनों हमारे पास लाइंस जो हैं, फर्स्ट वाली लाइन हमने ले ली जो ग्रीन से, और सेकंड वाली भी हमने जो है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आ जाए, मतलब ये हमारे पास बिल्कुल कोइंसिडेंट कर रही हो दोनों लाइंस। तो फिर इस केस में जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो सोल्यूशंस आएंगे, अगर फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन दोनों हमारे पास कोइंसिडेंट कर रही हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जितने पॉइंट्स पे कोई लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उतने ही उसके जो है वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि पैरेलल वाले केस में तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाता है कि जिसमें वो सेम प्लेन में लाई कर रही हैं और जो है वो शेयर कर रही हैं कोई वन ही लाइन को, एक ही लाइन जो है वो दोनों के सोल्यूशन में हमें मिल रही है, तो इस तरह के केस में फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, उस सिस्टम जो है उसके इनफाइनाइट मैनी जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स वगैरह आपको जैसे फाइंड करना पहले बताया कोफैक्टर और माइनर्स वगैरह की हेल्प से, तो वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं इन चीज़ों को, और इसके जो है वो क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस करने, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से जो है वो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।